पास लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात हुई। मोदी बाइडेन मुलाकात में कई डील्स पर मोहर लगी, जैसे छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर्स कैसे भारत में लगे, जो बिजली की समस्या है परमाणु रिएक्टर्स से वो दूर होगी। 31 हथियारबंद MQ-9 भी हंटर किलर ड्रोन पर डील संभव है। और प्रीडेटर ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन है, अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। और रूस यूक्रेन जंग पर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई। जेट इंजन डील पर भी बात आगे बढ़ी है। दोनों पक्ष वीजा व्यवस्था को और उदार बनाने पर सहमत हुए हैं। स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई है। 23 साल में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का यह छठा भारत दौरा है। भारत दौरे पर आने वाले अमेरिका के 8वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। भारत दौरे के पहले बाइडेन ने खुद ट्वीट किया। भारत दौरे को लेकर उन्होंने लिखा, मैं बेहद उत्साहित हूं। सुनिए जरा, अमेरिका के विदेश विभाग की प्रवक्ता हैं मार्गरेट मैक्लियोड, वो क्या कह रही हैं? G20 एक प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला हल करने के लिए, और हम दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था एक साथ होकर वैसे मसला हल करने के लिए बात करना चाहते हैं। इंडिया के साथ हमारी ताउन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हम बहुत सारे क्षेत्र में कोऑपरेट करते हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, AI है, शिक्षा है, स्टूडेंट मोबिलिटी है। और इंडिया के यूथ, उनकी आबादी, उनकी एम्बिशन देखकर अमेरिका इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। और हम समझते हैं कि इस मंच पर पूरी दुनिया के दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। तो जो बाइडेन दिल्ली के ITC मौर्य होटल में रुकेंगे, लेकिन जो बाइडेन की सुरक्षा बहुत खास है। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो बाइडेन का काफिला और उनकी गाड़ी है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जो बाइडेन की गाड़ी जब एयरपोर्ट पर पहुंची, ये जो पूरा लाव लश्कर देख रहे हैं जो बाइडेन का, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, और सबसे ताकतवर देश का जब राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो उसका काफिला और गाड़ी देखिए। 10 करोड़ रुपए की तो गाड़ी है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस गाड़ी की खासियत मैं आपको बताऊंगा। जो बाइडेन आए उनके साथ लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला है। उनकी गाड़ी की खासियत क्या है देख रहे हैं आप। इसी गाड़ी में जो बाइडेन बैठे हुए हैं और यहां से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे। ये गाड़ी आई कैसे? अमेरिका से आई ये गाड़ी। ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं, ये C-17 ग्लोबमास्टर है, एयरफोर्स का, अमेरिकन एयरफोर्स का। इस ग्लोबमास्टर के जरिए ही ये गाड़ी अमेरिका से लाई गई है। अब मैं आपको इस गाड़ी की खासियत बताता हूं। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की अहमियत और उसकी सुरक्षा कितनी अभेद्य होनी चाहिए, इस गाड़ी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत आने के बाद क्या तैयारी की गई है उनके लिए। ये आप देख रहे हैं, ये है उनकी गाड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति लिमोजीन कार में सफर करते हैं और बाइडेन की इस कार को द बीस्ट नाम से भी जानते हैं। द बीस्ट कहते हैं इस कार को। अमेरिकी कंपनी है GE जनरल मोटर्स और GM जनरल मोटर्स ये गाड़ी बनाती है। दुनिया की ये सबसे सुरक्षित कार है। आपको बताऊं, द बीस्ट का जो वजन है, इसका वजन 10,000 किलो है। इसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए। इसमें न्यूक्लियर परमाणु अटैक, केमिकल अटैक असर नहीं करता है। कार में मशीन गन, टीयर गैस सिस्टम मौजूद है। फायर फाइटिंग, नाइट विजन कैमरे से लैस है ये कार। जरूरत अगर पड़ी तो कार से दुश्मन पर हमला कर सकती है गाड़ी खुद। कार के, सबसे पहले देखिए, कार के जो गेट हैं, दरवाजे 8 इंच मोटे होते हैं। इसकी जो विंडो है, खिड़की आगे की जो आप देख रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ खिड़कियां हैं इसमें। और सिर्फ आगे की जो खिड़की है, एक विंडो खुलती है, और वो भी ड्राइवर की जो सीट के ठीक बगल में जो आप देख रहे हैं, वो ही खिड़की खुल सकती है। इस कार का जो ड्राइवर है वो बेहद ट्रेंड होता है, और हमले की स्थिति में ये पूरी गाड़ी 180 डिग्री घूम जाती है और ड्राइवर घुमा सकता है, आप ये कहें, यानी गाड़ी को अचानक से उल्टा घुमाया जा सकता है। ड्राइवर और राष्ट्रपति के केबिन के बीच अगर आप देखिए, बीच में एक दीवार सी है ताकि राष्ट्रपति सीक्रेट मीटिंग या सीक्रेट बात कर सके। उनके पास एक सैटेलाइट फोन जो बाइडेन के पास अंदर होता है। इस कार में राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का ब्लड भी रखा होता है।
और कार के आगे देख रहे हैं आप, कार के जो टायर की रिम है ये बहुत मजबूत स्टील से बनाई जाती है। कार अगर पंचर हो जाए तो भी स्पीड पर असर नहीं पड़ता इसकी। इस कार में खास तरह का पेट्रोल डाला जाता है, ये सामान्य पेट्रोल नहीं पड़ता है। पेट्रोल में खास तरह का फोम मिला होता है पहले से। क्यों मिला होता है? वजह यह है कि इसी वजह से हमले पर धमाका नहीं होता, वरना जो फ्यूल टैंक होता है, अगर हमला हुआ, अटैक हुआ तो फ्यूल टैंक में धमाका होता है। यह है सुरक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति की। सुनिए जरा, कर्नल शैलेंद्र बता रहे हैं, बेहतर बताएंगे आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा कितनी चाक चौबंद होती है। बाइडेन साहब की जो सुरक्षा है पूरी दुनिया में मानी हुई सुरक्षा है। सबसे मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट उसमें इन्वॉल्व है, बेस्ट ऑफ द मैन पावर इन्वॉल्व है, बेस्ट ऑफ द सैटेलाइट इन्वॉल्व है, बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन्वॉल्व है। उनकी बीस्ट गाड़ी अपने आप में एक मूविंग बंकर की तरह है जिसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता। बाइडेन को एक जगह से दूसरी जगह वो सेफ ले जा सकती है। एक सबसे बड़ी चीज होती है जो मेरे ख्याल इंडिया उनको देगा एज अ सिक्योरिटी, वो है एक अतिथि के लिए जो हमारा जज्बा है। और उस जज्बे को मैं अगर रिप्रेजेंट करूं अपने तरीके से तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि बाइडेन साहब, आप आईटीसी मौर्या होटल से लेकर प्रगति मैदान में जहां आपका ये इवेंट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की सुरक्षा हमने 7 लेयर्स में आपके और बाकी सब के लिए रखी गई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है, उसकी कहीं कोई और कंपैरिजन नहीं है। ये एक ऐसी पहल है जहां इंडिया आपको प्रूव कर सकता है कि अगर आप ये दूरी बीस्ट के बिना पैदल भी चलेंगे आपका बाल बांका नहीं होगा। अब आपको बताता हूं, कर्नल शैलेंद्र को आपने सुन लिया सिक्योरिटी, लेकिन उनके लिए जरा इंतजाम देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। भारत में जिस लेवल की सिक्योरिटी है, जिस तरह से एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, और दिल्ली की स्थिति इस वक्त यह है कि सीमाएं सील है। रविवार रात तक ये लगभग सीमाएं सील रहेंगी। दिल्ली में किसी भी आने जाने वालों को, खासतौर पे इस पूरे इलाके में आवाजाही बंद है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये बाइडेन की सिक्योरिटी आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बाइडेन जब एयरपोर्ट पर उतरे, अब उनकी सिक्योरिटी देखिए आप। चारों तरफ आपको जो काले कोट में लोग नजर आ रहे हैं, ये बाइडेन के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और जब सीढ़ी से उतरे, वहां दाएं बाएं आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। बाइडेन की गाड़ी के इर्द गिर्द आप देखिए, एक गार्ड ने गेट बंद किया है, दोनों हाथ से उसने गेट पकड़ रखा था। और दूसरी तरफ गाड़ी के देखिए, आगे भी सिक्योरिटी ऑफिसर है जिसने गेट खोल रखा था, पीछे भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर है। बाइडेन अंदर बैठ गए हैं, उसके बाद गेट बंद हुआ है। यह इंतजाम होता है बाइडेन की सिक्योरिटी का। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बाइडेन की जो अभेद्य सुरक्षा है, यह सुरक्षा किस तरह की होती है। देखिए जरा, बाइडेन की सुरक्षा, अत्याधुनिक सुरक्षा बाइडेन को मिलती है चारों तरफ से। ये आप देख रहे हैं, ये जो बैग है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो बाइडेन आपको नजर आ रहे हैं, जो बाइडेन के साथ जो सिक्योरिटी में है, ये अभूतपूर्व सुरक्षा जो बाइडेन की होती है। और जो बाइडेन 3 लेयर सिक्योरिटी में रहेंगे हर वक्त। पहले घेरे में अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के एजेंट रहेंगे, ये सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। दूसरे घेरे में भारत के एसपीजी कमांडोज यहां तैनात रहेंगे। तीसरे घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान रहेंगे। करीब 1000 जवान और अधिकारी उनकी सुरक्षा करेंगे। राष्ट्रपति के साथ हमेशा एक सेना का अफसर रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसके हाथ में एक लेदर बैग आपको दिख रहा है। इस लेदर बैग को फुटबॉल भी कहते हैं। और बैग में न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च करने का कोड होता है। राष्ट्रपति जहां कहीं भी जाते हैं, उनके साथ यह बैग हमेशा रहता है। इमरजेंसी या युद्ध जैसी स्थिति में राष्ट्रपति हमले का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की है, और सीक्रेट सर्विस 1901 से राष्ट्रपति की सुरक्षा देख रही है। सीक्रेट सर्विस में करीब 7000 एजेंट और अधिकारी हैं। इनको दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। राष्ट्रपति के दौरे से 3 महीने पहले ये सीक्रेट एजेंट भारत आ चुके थे। बाइडेन के आने से 3 महीने पहले मेजबान देश की एजेंसियों के साथ खाका तय करते हैं कि उनके राष्ट्रपति कहां कहां जाएंगे, कहां ठहरेंगे, कब उठेंगे, कब जाएंगे, कब निकलेंगे। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संभावित खतरे की पहचान करते हैं।
रूट के आसपास किसी और गाड़ी को फटकने तक नहीं देते हैं। सीक्रेट सर्विस जहां राष्ट्रपति रहते हैं उसकी सुरक्षा भी देखती है, यानी जिस होटल में बाइडेन रहेंगे आईटीसी मौर्या में, उसके पूरे फ्लोर खाली करा लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति की अंतरिक्ष से भी निगरानी होती है, पूरे समय एक अमेरिकी सैटेलाइट स्पेस से निगरानी करता है। दिल्ली दौरे के दौरान भी सैटेलाइट से नजर रहेगी और होटल और प्रगति मैदान में आयोजन स्थल को भी कवर करेगी ये सीक्रेट सर्विस। अब आपको बताऊं, हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट देखिए, जो आपको बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वैलिड या ठोस वजह नहीं है, उसको नई दिल्ली जिला में जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये वो गाड़ियां हैं जिनके पास G20 समिट के पास है और जिनको G20 समिट के दौरान सिक्योरिटी पर्पस से जाना पड़ रहा है, उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। जो तैयारियां हैं काफी ज्यादा, ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ जो आईटीबीपी के जवान यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। ऐसी तस्वीर राजधानी से अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है। हालांकि G20 समिट की जो मीटिंग है वो कल से शुरू होने वाली है और उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है पूरी तरह तैयारी में है। अब आपको बताऊं, आपने देखा है अमेरिका के राष्ट्रपति आए इसलिए सुरक्षा इतनी तगड़ी है, लेकिन क्यों, आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी ज्यादा चाक चौबंद क्यों है? उसके पीछे वजह ये अमेरिका के 4 राष्ट्रपति, चारों राष्ट्रपति की हत्याएं हुई थी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। ऐसे 1 2 नहीं 4 राष्ट्रपति हैं। आपको बताता हूं कि आखिर अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। सीक्रेट सर्विस अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। 1901 से सीक्रेट सर्विस के पास इनकी सुरक्षा का जिम्मा है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम से 3 महीने पहले ये वहां पहुंच जाते हैं। अब्राहम लिंकन, 14 अप्रैल 1865 को लिंकन की हत्या कर दी गई। वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में इन्हें गोली मार दी गई थी। उस वक्त लिंकन एक नाटक देख रहे थे। जाने माने रंगमंच कर्मी ने उन्हें गोली मार दी थी। जेम्स गारफील्ड, 1881 में जेम्स गारफील्ड की हत्या कर दी गई। गारफील्ड को हत्यारा चार्ल्स जे गुइटो था और राष्ट्रपति से बदला लेने के लिए हत्या की थी उसने। ए आर्थर को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाना चाहता था। विलियम मैकिनली, इसके बाद एक और राष्ट्रपति की हत्या हो गई। 6 सितंबर 1901 को विलियम को गोली मार दी गई। अराजकतावादी लियोन ने उन्हें गोली मारी थी और पैन अमेरिकन प्रदर्शनी में हमलावर ने गोली मारी थी। एक और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, 22 नवंबर 1963 टेक्सास में कैनेडी की हत्या की गई। ली हार्वी ओसवाल्ड पर हत्या का आरोप लगा। आरोप लगने के बाद के 2 दिन बाद भी हमलावर की हत्या कर दी गई थी। तो अमेरिका के 4 राष्ट्र अध्यक्षों की हत्या हो चुकी है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी तगड़ी होती है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी आ चुके हैं। उनकी पत्नी अश्विनी चौबे उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और आप देख रहे हैं बातचीत क्या कर रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी ने ऋषि सुनक से बात करते करते अयोध्या का जिक्र भी कर दिया। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहा है राम मंदिर का, जनवरी तक पूरा हो जाएगा। तो उनको न्योता भी दे दिया है, ऋषि सुनक को बुलावा भेज दिया है। क्या कहा है बातचीत में, तस्वीर आप देख रहे हैं। पालम हवाई अड्डे पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सुनक को रिसीव किया। सुनक का जय सिया राम से स्वागत किया इन्होंने। इसके जवाब में सुनक ने भी जय सिया राम कह दिया। मुरारी बापू की कथा में भी सुनक जय सिया राम कहते नजर आए थे। अश्विनी चौबे ने सुनक को अयोध्या आने का न्योता दिया कि आइए अयोध्या, भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भी आमंत्रित कर लिया है। चौबे ने सुनक को रुद्राक्ष, श्रीमद् भगवत गीता, साथ ही हनुमान चालीसा भी ब्रिटिश पीएम को भेंट कर दिए। चौबे ने सुनक को बिहार के बक्सर से सांसद के तौर पर अपना परिचय करवाया। बक्सर आध्यात्मिक रूप से प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध नगर है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने बक्सर में विश्वामित्र से ही शिक्षा ली थी। सारा तारुफ में चौबे जी ने बता दिया। सुनक ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गाथा को उत्साहित होकर सुना। सुनक और उनकी पत्नी का बेटी और दामाद के तौर पर स्वागत किया गया। भारत
भारत की धरती आपके पूर्वज की धरती है और आपके यहां आने से सभी काफी उत्साहित हैं। ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी आई हुई है। सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे। सुनक वहां भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, मंत्री जी ने ऋषि सुनक से बात की, क्या बातचीत हुई सुनिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का तो स्वागत किया ही, लेकिन साथ ही भारत की बेटी दामाद का भी स्वागत करने का बड़ा आत्मीय अनुभव हुआ, आत्मीय गौरव भी मुझे लगा। मैं बहुत हर्षित हूँ कि बेटी दामाद का स्वागत, भारत की बेटी दामाद का इस धरती पर स्वागत हुआ, तो सचमुच में मुझे बड़ा आनंद का अनुभव आ रहा है। और वो भी बड़े हर्षित थे। जय सिया राम से मैंने उनका अभिवादन किया और उनका जवाब भी मिला जय सिया राम में। तो ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है। और सचमुच में जिस प्रकार से उनको हर्ष हो रहा था इस धरती पर आके, उन्होंने ये महसूस किया है कि मैं अपने पूर्वजों की धरती पर आया हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। रामलला का मंदिर भी दर्शन के लिए अब तो भव्य मंदिर बन रहा है और राम की मूर्ति भी वहाँ भव्य बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और जनवरी में शुभारंभ भी हो रहा है। तो आप जरूर रामलला का दर्शन करने आए और आशीर्वाद लें। आप फले फूले, आपको पूरा स्वस्थ और सुखी और समृद्ध जीवन और यशस्वी हो। हर लोग अपने बेटी दामाद को तो ये आशीर्वाद देता है और भारत आपको आशीर्वाद के रूप में काफी प्रसन्न चित्त है यहाँ के लोग जो आप यहाँ आए हैं। तो मंत्री जी को सुन लिया। अब जरा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक को सुनिए, वो कितने उत्साहित हैं भारत आकर हिंदुस्तान की सरजमी में कदम रख के। G20 has been a huge success for India. G20 भारत के लिए एक बड़ी सफलता रही है। भारत इसकी मेजबानी के लिए सही समय पर सही देश है। मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ दिनों तक विचार विमर्श और निर्णय लेने का बहुत अच्छा मौका होगा। मेरे मन में मोदी जी के प्रति बहुत सम्मान है और वह व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति बहुत स्नेही रहे हैं। हम भारत और यूके के बीच एक महत्वाकांक्षी और व्यापक व्यापार समझौते को पूरा करने की अपनी साझा महत्वाकांक्षा पर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं गौरवान्वित हिंदू हूं और इसी तरह मेरा पालन पोषण हुआ है। मैं ऐसा ही हूं। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक मेरे यहाँ रहने के दौरान मैं किसी मंदिर के दर्शन कर सकूंगा। अभी रक्षाबंधन था जिसमें मेरी बहनों ने मुझे राखी बांधी। मेरे पास दूसरे दिन ठीक से जन्माष्टमी मनाने का वक्त नहीं था, लेकिन उम्मीद है कि जैसा कि मैंने कहा कि हम अगर किसी मंदिर जाएं तो मैं इसकी भरपाई कर सकूंगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हम विशेष रूप से खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 2 दिन बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांग्लादेश की पीएम, पुलिस में लीजिए, शेख हसीना से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। द्विपक्षीय बातचीत हुई है पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम में। अगली तस्वीर दिखाइए। मॉरिशस के पीएम भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। आज 3 द्विपक्षीय बातचीत हुई है, जो बाइडेन से, बांग्लादेश की पीएम से और मॉरिशस के पीएम से। अब आपको बताता हूं पीएम मोदी के आगे आने वाले दिनों में कौन कौन सी मुलाकातें होनी है। आज का दिन भी शाम उनकी बिजी है, कल भी बिजी है और परसों भी बिजी है। आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ से बातचीत हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से। यह आज है। अब 9 सितंबर यानी कल ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से बायलैटरल टॉक, द्विपक्षीय आमने सामने बैठकर बातचीत होगी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी कल बातचीत होगी। ओलाफ स्कोल्स जो चांसलर है जर्मनी के, उनसे भी कल मुलाकात होनी है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, उनसे भी पीएम की बायलैटरल टॉक्स कल होनी है। राष्ट्रपति है दक्षिण कोरिया के सुक योल यून, इनसे 10 सितंबर को मुलाकात होगी, बातचीत होगी। यानी अब मैं आपको रविवार का शेड्यूल बता रहा हूं। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डे सिल्वा, इनसे भी 10 तारीख को मुलाकात हो रही है। राष्ट्रपति है नाइजीरिया के बोला टिनुब, 10 तारीख को इनसे भी बातचीत है। और
मुस्लिम देश से जो सऊदी के जो प्रिंस हैं वो भी आए हैं और यूएई के राष्ट्रपति भी, उनसे भी मुलाकात होनी है कल 10 तारीख को, और अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग के, उनसे भी 10 सितंबर को बातचीत होगी पीएम की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी 10 तारीख को पीएम मिलने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा शेड्यूल है। जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके साथ पीएम मोदी का लंच है 10 तारीख को। तो लगभग 15 राष्ट्र अध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत है और ये G20 की बैठक होनी है इस मंडपम में। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी सलोनी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का एक्सपीरियंस लेने के लिए देखिए, अगर हम दिखाएं हिमानी, ये जरा अगर आप दिखाएं संजीव, डिजिटल इंडिया का एक्सपीरियंस जोन है ये। आइए जरा यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं पहले, फिर शिल्पग्राम की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए आइए हिमानी, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए भारत किस तरह से डिजिटली अपग्रेडेड है, ये हम लगातार कह रहे हैं और इसे हम करीब से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हिमानी अगर हम ये देखें तो यहाँ पर देखिए तमाम जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो भारत डिजिटलाइज हो रहा है, लोगों को जोड़ने के लिए कैसे सिर्फ डिजिटल मीडियम पर जोर दे रहा है, ये तस्वीर नजर आ रही है। ये डिजिटल इंडिया की झलक है और ये देखिए ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं एकदम चमचमाती, एक अलग ही दुनिया में ऐसा लग रहा है। सलोनी हम यहाँ पर पहुंच गए हैं कि भाषिनी एम्पावरिंग पीपल डिजिटली इन देयर ओन लैंग्वेज, ये जो स्कैनर लगा हुआ है, इससे आप अपनी भाषा में जो तमाम डेलीगेट्स आएंगे, जब वो इस जोन में आएंगे हिमानी, तो उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हिमानी अगर हम ये भी दिखाएं, यूपीआई का ये कियोस्क आप देखिए, यूपीआई का कियोस्क, यहाँ पर यूपीआई अब फ्रांस में भी चलता है, अलग अलग देशों में चलता है। जब जर्मनी से डेलीगेट्स आए थे तो उन्होंने जब सब्जियां खरीदी थी यूपीआई स्कैन करके, तो वो हैरान रह गए थे, उन्हें अलग ही खुशी मिली। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिस तरह से दरअसल इसके जरिए एक जो ताकत है भारत में डिजिटल की, वो दरअसल दिखाने की कोशिश। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे बर्थ से लेकर डेथ की एक साइकिल होती है सिटीजन की, उसके बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो आपका रिकॉर्ड ऑफ विल हो, आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, एजुकेशन मार्कशीट, डिग्री, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप डिजिलॉकर से अवेल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कंप्लीटली सिक्योर। ये बताइए, ये जो कियोस्क है, ये स्पेशली आपने लगाया, जो डेलीगेट्स आएंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको बताएंगे। बिल्कुल, उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कैसे एक कैश की मशीन को हमने ट्रांसफॉर्म करके कैसे एक डिजिटाइज पेमेंट के थ्रू और यूपीआई के थ्रू हम इसको एक मॉडर्न रिटेल शॉप बनाया है। और आइए, ये वो नेता हैं जो आ गए, लेकिन वो नेता जो नहीं आए उनके बारे में आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं जिनपिंग को, जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिनपिंग खुद नहीं आ रहे हैं। खबर दिन भर हिंदुस्तान और दिल्ली की देखते रहेंगे, क्या हो रहा है, कब कौन किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात हुई। आए नहीं है। चीन ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा है। आपको बताऊं, चीन ऐसा करके खुद अलग थलग पड़ गया। अब जिनपिंग को एहसास हो रहा होगा उन्होंने कौन सी गलती कर दी है। आ गए होते भारत तो शायद ये फजीयत ना हुई होती। ये क्यों कह रहा हूं, G20 में दुनिया के नेता भारत आ रहे हैं, बहुत से आ चुके हैं, एक दो आने। बाइडेन और सुनक भारत में मौजूद है, लेकिन जिनपिंग ने G20 से किनारा किया। चीन के पीएम को जिनपिंग ने भारत भेजा है, खुद नहीं आए, पीएम को भेजा है। लेकिन जिनपिंग की ये दूरी चीन पर अब भारी पड़ेगी। G20 की मेजबानी भारत मजबूत होगा, इससे अपनी बात मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखेगा। लेकिन जिनपिंग का ना आना चीन की छवि बिगाड़ रहा है। जिनपिंग के भारत ना आने पर दुनिया अब सवाल उठा रही है। जिनपिंग राष्ट्रपति बने तब से हर G20 मीटिंग में शामिल हुए। सोचिए, जब से राष्ट्रपति बने सारे G20 की बैठक में गए, भारत में मीटिंग हो रही है तो नहीं आए। जब भारत मेजबानी कर रहा है तो किनारा किया। जिनपिंग का भारत ना आना साफ तौर पर भारत से चिढ़ है। चिढ़ क्यों है? क्योंकि भारत दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये चीन हजम नहीं कर पा रहा। हालांकि इस दूरी से चीन को नुकसान होना भी तय है। बैठक में जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा होगी। चीन उन देशों में है जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करता है। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, इसमें कोयला, पेट्रोलियम जैसे ईंधन शामिल होते हैं। अब सारे देश बैठ रहे हैं, यहां जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चर्चा होनी है इस बैठक में। और G20 में जब बैठक में चर्चा होगी जलवायु परिवर्तन पर, तो जिनपिंग की अनुपस्थिति में विरोध का कोई वजन नहीं होगा। G20 बैठक में चीन अलग थलग नजर आएगा और पूरी दुनिया के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। चीन के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता की कोई योजना नहीं। बड़ा दिलचस्प है, 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 1-on-1 मोदी मुलाकात कर रहे हैं सीधे।
लेकिन चीन के राष्ट्राध्यक्ष जो पीएम आ रहे हैं उनसे कोई बातचीत नहीं। हालांकि चीन के पीएम अपने कुछ समकक्षों के साथ खुद बैठक कर लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन भारत ने भी साफ और सीधा संकेतों के जरिए यह इशारा दे दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी। ये जो G20 का जो किस्सा साथ आ गया है, ये एक कोइंसिडेंस है। सारी की सारी वही कंट्रीज हैं जो कि आसपास हैं और वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और यूरोपियन कंट्रीज जो इंटरेस्ट लेती हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। सबको ये पता है कि चीन अब नहीं आया है तो जितनी अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं वो उससे अलग रहेगा, और चीन अलग रहना भी चाहता है। उसके लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होती, क्योंकि जिस कंट्री का वो आइलैंड पे कवर कर रहा है, उसकी जो -10 लाइन जो जिस कंट्री का EEZ को खा रही है, वो सारी के सारी कंट्रीज ये पॉइंट रेज करेंगे। और चीन कहता है कि तो आप अपना नेटो बना रहे हैं, एशियन नेटो बना रहे हैं। ये एक्चुअली सच है, ये नेटो बनेगा क्योंकि क्वाड मिलिटराइज होगा जिसमें इंडिया अपना भाग लेगा। तो चीन को अब पता चल जाना चाहिए कि उसका जो रंगधारी के दिन खत्म हो गए हैं, अब उसको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और रास्ते पे आना पड़ेगा। अब आपको बताता हूं ये बैठक कहां होने वाली है, उस जगह को भी देख लीजिए जरा। ये फुल स्क्रीन लीजिए इसको, ये है मंडपम, देख रहे हैं जरा, लेजर लाइट, ये शो देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, ये है वो मंडपम जहां G20 समिट होनी है। ये दिल्ली में प्रगति मैदान जहां बना था उस जगह पर बनाया गया है, और लगभग 2,500 करोड़ की लागत से, 2,500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है लगभग। यहीं से कल बैठक होने वाली है। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये सिडनी का जो ओपेरा हाउस है, ये आप देख रहे हैं, ये आपने देखा होगा, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है भारत का मंडपम, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है हर लिहाज से, चाहे वो बैठने के लिहाज से हो, चाहे वो आकर्षण के लिहाज से हो। अब मैं आपको मंडपम की खासियत बताने जा रहा हूं। G20 की मुख्य बैठक भारत मंडपम में होगी, मतलब 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहीं मंथन करेंगे। भारत मंडपम दिल्ली के प्रगति मैदान में बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे शानदार कन्वेंशन सेंटर है, मतलब इसके जैसा कोई सम्मेलन केंद्र नहीं है। सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा और भव्य है ये भारत मंडपम में ग्लोबल वेलकम। ये 123 एकड़ यानी 40 लाख स्क्वायर फीट में बना है, मतलब ये फुटबॉल के आप 26 मैदान खड़े कर दीजिए, उतना बड़ा इलाका एरिया है ये। कॉम्प्लेक्स में एक साथ 17,000 लोग बैठ सकते हैं। यहां कई दीवारें ऐसी हैं जिन्हें हटाया भी जा सकता है, मतलब और ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम संभव है। G20 मेहमानों के लिए खास डिजिटल दीवारें बनाई गई हैं। यहां भारत की संस्कृति और समृद्धि की झलक दुनिया देखेगी। भारत के लोकतंत्र पर एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी। आजादी से 2019 तक के चुनाव यहां दिखाए जाएंगे। 5 मिनट की मूवी इंडिया ऑन द मून भी दिखाई जाएगी, मतलब दुनिया चांद पर भारत की कामयाबी देखेगी। एक सांस्कृतिक गलियारा और डिजिटल म्यूजियम भी बना है यहां, जिसका उद्घाटन 9 सितंबर यानी G20 के दौरान होगा। प्रगति मैदान के पहले ITPO एग्जीबिशन सेंटर था यहां 1972 में, व्यापार मेले के हिसाब से उसे बनाया गया था। मोदी यहां सबसे भव्य प्रदर्शनी केंद्र बनाना चाहते थे। 2016 से यहां नया प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ। 6,000 मजदूर और 7 साल की मेहनत से यह बनकर तैयार हुआ, और इसे बनाने में 2,700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। शंख के आकार का भारत मंडपम 5 मंजिला बना हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊं इसके जो अलग अलग फ्लोर्स हैं उनकी क्या खासियत है, उनमें क्या इंतजाम किए गए हैं, किस फ्लोर पर कौन रहेगा और किस फ्लोर पर क्या होगा। कल ये सारे फ्लोर्स बिजी रहेंगे। इसका जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं, पहली मंजिल, इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, और यहां खास पीएम का लाउंज है, प्रधानमंत्री का, मतलब पीएम का दफ्तर है मान लीजिए। यहां खास बैठक कक्ष भी बना हुआ है जिसमें एक साथ 600 लोग बैठ सकते हैं। सेकंड फ्लोर पर आइए, G20 समिट इसी फ्लोर पर होनी है, सेकंड फ्लोर पर। इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। 2 ऑडिटोरियम, एक लीडर लाउंज है। लीडर लाउंज पर वर्ल्ड लीडर मंथन करने वाले हैं। ऑडिटोरियम में 900 और 600 लोग बैठ सकते हैं। तीसरा फ्लोर, यहां दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। 7,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं इसमें। फ्लोर की छत का हिस्सा हट जाएगा
और बड़ा हो जाएगा छत हटते। यहां 6 हाईटेक एलईडी भी लगाए गए हैं। अब देखिए चौथा फ्लोर आ गया। चौथा फ्लोर, इसे दिल्ली की खिड़की भी कहते हैं। यहां से राष्ट्रपति भवन नजर आता है और कर्तव्य पथ इंडिया गेट भी यहां से साफ साफ दिखाई देता है। ये 5वें फ्लोर की बात करिए, ये तकनीकी स्टाफ के लिए, टेक्निकल स्टाफ बैठेगा 5th फ्लोर पर। यहां हमेशा कुछ स्टाफ मौजूद रहेगा। मंडपम की सारी गतिविधियां यहां से देखी जा सकेंगी। यह है इस मंडपम की खासियत। अब आपको दिखाऊं एक और खास चीज जो इसके आगे लगी हुई है, जो इसके मंडपम के ठीक बाहर है। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ये नटराज की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये भी वहां लगाई गई है। जरा रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी सुमित और सृष्टि की, जो आज मंडपम में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के स्टॉल में हम यहाँ पर आए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। दिलशाद हुसैन साहब यहाँ पर हैं, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किए गए हैं। ये हाथ से बना रहे हो, अभी आप देख रही हैं। और ये भी मेरे हाथ का बना हुआ है। और यही हमारा जो मटका था, प्रधानमंत्री जर्मन लेके गए थे, जो गिफ्ट दे के आए थे। और ये घड़ा जो था हमसे मंगा लिया गया। लखनऊ से फोन आया कि आप वो घड़ा भेजिए जो आपके स्टॉल पर रखा था, मोदी जी इसे गिफ्ट देने जाएंगे जर्मन। बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा। और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करा और मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जरा बिहार क्योंकि बहुत हैपनिंग स्टेट है पॉलिटिक्स के लिहाज से भी, और यहाँ पर आप देखिए क्या बेहद सुंदर जो नक्काशी है, जो चित्रकारी है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। जरा तस्वीरें यहाँ पर दिखाइए। मधुबनी पेंटिंग की खासियत क्या होती है? मधुबनी पेंटिंग, ये मिथिला पेंटिंग इसका ओरिजिनल नाम है। और ये जो है मधुबनी स्टेट में बनता है, इसीलिए मधुबनी पेंटिंग से इसको। ये भागलपुर से है बेसिकली, बिहार में। यही पेंटिंग आप कपड़ों पे भी देख सकते हैं, किसी और मटेरियल पे देख सकते हैं, वुड पे भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कैनवस पे आप सेम पेंटिंग्स आपको मिल जाएगी। हमें प्राउड होता है अपने आप पर कि हम इंडियन हैं और मोदी जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं कि हमारे आर्ट को वो प्रमोशन कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र को दिखाता हुआ एक स्टॉल है, लेकिन यहाँ खास बात ये है कि चंद्रयान की प्रस्तुति यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं हमारा लैंडर और रोवर दोनों ही यहाँ पर मौजूद है। प्रज्ञान रोवर का भी हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है कि बाहर से आने वाले लोगों को पता चले कि हमारी क्या उपलब्धि है और कितनी प्रशंसित कार्य हम कर सकते हैं इंडिया में। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, कल एक और इंपॉर्टेंट डे है। कल डिनर होना है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत यानी भारत के राष्ट्रपति ने जो डिनर दिया है, इस डिनर में देश के बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाया गया। राष्ट्राध्यक्ष तो होंगे ही, लेकिन भारत के कौन कौन से नेता इस डिनर में पहुंचने वाले हैं वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं 9 सितंबर को राष्ट्रपति मुर्मू ने डिनर रखा है। इसमें सभी केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया है। कैबिनेट और राज्य मंत्री भी आमंत्रित किए गए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। भारत सरकार के सभी सचिव भी आमंत्रित हैं। कुछ गणमान्य हस्तियां भी बुलाई गई हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे और पंजाब के सीएम भगवंत मान, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी होंगे इस डिनर में। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के सीएम हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी न्योता दिया गया है। खराब स्वास्थ्य की वजह से वो नहीं आएंगे। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा को बुलाया गया, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से देवेगौड़ा साहब भी नहीं आएंगे। उन्होंने बाकायदा इस बात की इत्तला कर दी है, स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रीय भोज में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मैंने इस बारे में मोदी सरकार को पहले ही बता दिया है। G20 की शानदार सफलता के लिए कामना करता हूं। राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है, इसलिए सोनिया गांधी और खड़गे भी निमंत्रित नहीं, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को न्योता नहीं दिया गया। सिर्फ मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। राष्ट्रपति की डिनर पार्टी भारत मंडपम में होगी। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक यही हो रही है। तो G20 के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। देश में जश्न का माहौल है, लेकिन इस बीच में आपको बताऊं तारीफ करने वालों में कौन शुमार है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने G20 पर खुशी जताई है। वो कह रहे हैं, मेरे जीवन काल में G20 की अध्यक्षता मिली, इस बात की खुशी है मुझे। भारत विश्व नेताओं की मेजबानी कर रहा है, इससे भी मैं खुश हूं। मनमोहन ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है और भारत कुछ सालों में आर्थिक महाशक्ति बन सकता है, उन्होंने कहा है। मोदी ने कहा था 5 सालों में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति होगा। मनमोहन ने कहा, सेवा और उत्पादन पर जोर देना होगा। इसके लिए भारत लगातार आर्थिक रूप से और मजबूत हो रहा है।
मैं भारत के भविष्य के बारे में आशावादी हूं, ये पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। देश को अपनी विविधता को संरक्षित करने की जरूरत है। मनमोहन ने